गजब हो गया दोस्तों, इतनी हंसी कि रुक नहीं रही है। आप भी सुनेंगे तो हंसते ही रह जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे जो मैंने अभी सुना है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातचीत दिखाता हूं। खड़गे जी, आपकी टीम का नाम क्या है? A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL। ममता दीदी, आप भी बताइए ना, इस टीम का नाम क्या है? डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। उद्धव जी से भी पूछ लेते हैं, बता दीजिए। इंडिया। केजरीवाल जी, आपकी टीम का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया। भैया राहुल भैया से भी पूछ लेते हैं, जरा सुन लीजिए। इंडिया इंडिया इंडिया। और किसी को कुछ बोलना है क्या जो वहां पे मौजूद थे? आगे पीछे पुराना कुछ भी, टीम का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया। और आपको पता है दोस्तों, मोदी जी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? सुन लीजिए। Like a father would bring it together, and maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. तो क्या माना जाए दोस्तों कि राहुल गांधी, केजरीवाल और इन सारे लोगों ने मिलकर जो कुनबा जोड़ा है और जो इंडिया बनाया है, इंडिया टीम बनाई है, क्या उसके पिताश्री नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि अगर कहने से ही सब कुछ होता तो फिर तो ये तो गजब हो गया। लेकिन ये बात तो दोस्तों हास्य विनोद की है, मैंने देखा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। लेकिन असली बात तो ये है कि जिस प्रकार से एनडीए और टीम राहुल, टीम मोदी, टीम राहुल की बैठक हुई, उसके बाद ये साफ हो गया कि पहले राउंड में टीम मोदी ने टीम राहुल को बुरी तरह से परास्त कर दिया है। और आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2024 की जंग तय हो गई है और उसके लिए सेनाएं तैयार हो रही हैं। मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं सज रही हैं, तैयार हो रही हैं और अपने तरकश में हर कोई अधिक से अधिक तीर बटोर लेना चाहता है। कोई अलग अलग अस्त्र, जानते ही हम लोग तो महाभारत रामायण में अलग अलग अस्त्र तैयार किए जाते हैं, अपने लिए जुटाए जाते हैं। तो यही मामला है दोस्तों। और मंगलवार को साफ साफ दिख रहा था दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो रही थी। लेकिन मैं जो आपको विश्लेषण दिखा रहा हूं दोस्तों, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले राउंड में टीम मोदी ने टीम राहुल को बुरी तरह से परास्त कर दिया है। अब कैसे, मैं आपको एक एक करके न्यूज़ के जरिए दिखाता हूं। पटना में 23 जून को नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई, उसके बाद ये दूसरी बैठक है जो बेंगलुरु में हुई है। और इस बैठक में 26 दल एक साथ बैठे, 26 दल। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आइए, दिल्ली में 38 दलों का कुनबा जुटा। और जानते हैं, ये जो एनडीए की बैठक हुई है ना, ऐसा नहीं है कि उसको देख करके हुई है, रिएक्शन में हुई है, ऐसा नहीं है। ये 25 साल पूरे हो गए एनडीए के कुनबे को, और 38 दल, और हर लोकसभा सेशन से पहले ये कुनबा जुटता है। यानी वहाँ पर 26 दल और यहाँ पर 38 दल। कांग्रेस सवाल उठा रही थी, बाकी पार्टियां, कि 38 दल होंगे भी या नहीं होंगे, सस्पेंस था। बाद में उसकी पूरी लिस्ट आ गई और प्रधानमंत्री मोदी ने, आप याद रखिए, कांग्रेस जो माहौल बनाना चाह रही थी उसे बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सभी पार्टियां सामने आ गई, सभी पार्टियों के नाम भी सामने आ गए। और याद रखिए, लोग पूछते हैं ना कि केजरीवाल के आगे कांग्रेस क्यों झुक गई। कांग्रेस दरअसल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि संख्या के दम पर भी टीम कांग्रेस, टीम राहुल, वाजपेयी, मोदी जी की टीम से ज़्यादा बड़ा दिखे। लेकिन मोदी जी ने उसको तो पूरी तरह से ठंडा कर दिया। यानी कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, तो संख्या बल के आधार पर भी टीम मोदी पहले राउंड में टीम राहुल पर भारी पड़ी है। अब मैं आपको दूसरा राउंड दिखाता हूं, बड़ा दिलचस्प है। आप जब तुलना करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसकी तस्वीर जब सामने आई ना दोस्तों, तब समझ में आया कि कितना पेचीदा मामला है। एक तरफ तो सुखद संयोग, दूसरी तरफ पेचीदा मामला।
एनडीए ने 25 साल का आयोजन किया तो एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। देश के चारों हिस्सों के प्रतिनिधि, एनडीए के कुनबे में बता रहा हूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ का एक बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़ा था। आप ये तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तरफ 38 दलों की जो शानदार तस्वीर दिखी, देख लीजिए, केमिस्ट्री देखिए कैसे एक साथ खड़े हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के अर्थ को समझना है तब आपको ये तस्वीर भी देखनी पड़ेगी, कैसे चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। सहृदयता की दोस्तों, इससे बेहतरीन तस्वीर आपको देखने को मिल ही नहीं सकती है। लेकिन अब आप टीम राहुल में आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये समझ में आ गया कि इसमें आपसी फूट पड़ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कई लोग गायब हो गए। पिछली बार तो केजरीवाल नहीं पहुंचे तो वो न्यूज़ बनी थी। इस बार लालू, नीतीश समेत कई बड़े नेता गायब हो गए। पढ़ लीजिए हेडर, दुल्हा तय नहीं हुआ, फूफा ... समझ गए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाहर आए लालू, नीतीश। तो ये तो कहानी है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरा राउंड भी दिखा देता हूं, देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बैठक के बाद जो कवरेज हुई ना, उसमें ये सारी चीजें देखने को मिली, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये न्यूज़ पढ़िए। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने जीता दिल, चाचा पशुपति के पैर छुए तो लगा लिया गले। अब सोचिए, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, दो टुकड़ों में बंट गई और दोनों टुकड़े एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए। दोनों एक सीट के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बैठक में पहुंचे दोनों का दिल भी मिल गया। आप देख लीजिए। लेकिन आइए आप टीम राहुल में जो लोग साथ साथ बैठे थे, एकदम तस्वीर दिख रही थी, वो अचानक मीडिया में आते ही एक दूसरे को कोसने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आप समझ रहे हैं ना, ये टीएमसी और लेफ्ट, ये दोनों तो साथ में इसके नेता बैठे थे ना। और बाहर आते ही ये खबर आ गई कि ये दोनों फ्रेंडली मैच करेंगे, लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो इस मोर्चे पर भी टीम मोदी ने टीम राहुल को परास्त कर दिया। एक और फर्क आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पवार परिवार और ठाकरे परिवार तो टीम राहुल में शामिल था, दोनों परिवार शामिल था, लेकिन इन दोनों की पार्टी, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, वो तो सब के सब एनडीए में चले गए। आप समझ रहे हैं ना, परिवार तो इनके साथ है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता इधर है। इनके पास बड़े नेता हैं, लेकिन पूरा दल और पूरा नेता तो दूसरी साइड खड़ा है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसको देखिए, समझिए, तभी आपको पता चलेगा कि एनडीए की ताकत कितनी बड़ी हो चुकी है। एनडीए के कुनबे में 38 पार्टियां हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो मजाक उड़ा रही हैं कि इसमें कई पार्टी तो ऐसे हैं जिसके पास कोई सांसद ही नहीं है। हालांकि ये कहानी तो यूपीए के साथ, टीम राहुल के साथ भी लागू है, अब तो इंडिया नाम हो गया। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों कि टीम मोदी ने एनडीए में उन छोटी छोटी पार्टियों को अपने पक्ष में कर लिया जिनका प्रभाव किसी जाति या क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक है। ये अपने हिस्से का वोट जरूर खींचते हैं, भले ही इनके पास कोई विधायक सांसद ना हो, ये अकेले खड़े हो जाए तो इनकी कोई ताकत नहीं, कोई विधायक सांसद जीत ही नहीं सकता। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो फर्क पड़ता है। इन क्षेत्रीय दलों का मत प्रतिशत 5 से 7% के आसपास होता है। यानी ये क्षेत्रीय पार्टियां जिस किसी के साथ जुड़ जाएं, वो उसके जीत का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। यानी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई एक नए स्तर पर जा पहुंची है। हर किसी के पास अपने दावे हैं। विपक्ष के पास ये दावा है कि जैसे हमने कर्नाटक में जीत हासिल की सेक्युलरिज्म के नाम पर, वो आगे भी जारी रहेगी। हालांकि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये हम सबको पता है। ये भी पता है कि कैसे तुष्टीकरण के लिए सेक्युलरिज्म को ढाल बनाया
जाता है। मगर एनडीए के पास आइए, एनडीए के पास भले ही तुष्टीकरण की नीति नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व का सशक्त नेतृत्व है, जिससे भाजपा 2024 में 2019 से भी अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। अब आप देखिए, इन दावों और चुनौतियों के बीच कुछ ओपिनियन पोल आए, और मैंने एक आर्टिकल देखा, इसमें 2 ओपिनियन पोल का सहारा लिया गया है और इन दोनों के जरिए ये बताया गया है, एनालिसिस के जरिए, कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज 9-10 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में बैठे हुए। एंटी इनकम्बेंसी होती है ना हर जगह, यहाँ तो उल्टा हो गया मामला। प्रधानमंत्री मोदी को 43% लोग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 43% लोग 9-10 साल के बाद की ये हालत है। अब आप 2019 में आइए, 2019 में भाजपा को करीब 39% लोगों ने पसंद करके सरकार बनाने का मौका दिया था, 39, जबकि राहुल गांधी को मात्र 27% लोग ही पसंद करते हैं। अब सोचिए, अब तो 43% हो गया। क्या कहेंगे? आंकड़े दिखा रहा हूं, आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। और याद रखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार वो जीतते रहे, कभी किसी चुनाव को नहीं हारे, ये बात आप समझ लीजिए। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री रहते हुए वो एक बार जीत हासिल कर चुके हैं, दूसरी बार भी जीतेंगे। और ऐसा ओपिनियन पोल पर जो नज़र रखते हैं ना पॉलिटिकल पंडित, वो भी कह रहे हैं। और मैंने एक कहानी मोदी के बारे में सुनी दोस्तों, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से चुनाव की लड़ाई लड़ते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब 2 बार चुनाव जीत चुके थे, तीसरी बार चुनाव जीतने की बारी आई, तो उन्होंने अपने सारे दिग्गजों को बुलाया और कहा कि इस बार की स्थिति क्या है। तो लोगों ने बड़ा कैलकुलेशन किया, फिर उन्होंने कहा कि देखिए शायद 188 या कितनी सीट है दोस्तों, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है अभी, कि उसमें ये कहा गया कि आप 100 के करीब तो जीत जाएंगे, 90-100 के करीब। और उसके बाद बोला इसमें कांटे की टक्कर है, ये भी मिला लीजिए, तो लगभग 110-12 के करीब बनता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, मतलब उस समय तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे वो सीट बताइए जिसमें हमारी हार तय है, वो सीट फिर बताइए जिसमें हमारी कम हार तय है। तो फिर लोग लेकर आए कि देखिए ये सीटें हैं। तो उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि हम सारी सीटों को गंवा रहे हैं, अब आप 0 से शुरू कीजिए। तो ये तो मोदी जी की अदा है, वो इस तरीके से काम करते हैं। 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी वो 0 से शुरुआत करते हैं, कहीं कोई घमंड का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ अपना परिश्रम, कर्म के पथ पर आगे बढ़ने की लालसा। और यही वजह है दोस्तों कि ये बात आंकड़े भी बता रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं। तो इस कहानी के बाद दोस्तों आप ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। और इतना ही नहीं, भारत के आज़ाद भारत के इतिहास को आप देख लीजिए तो उसमें भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। यानी एक तरफ एनडीए के पास इतना लोकप्रिय नेता और दूसरी तरफ इंडिया जो टीम बनाई गई है इनकी, उसमें लड़ाई झगड़ा है, कोई चेहरा नहीं है, आपस में एकजुटता नहीं है कि कौन चेहरा बनेगा, संयोजक तक नहीं बना पा रहे हैं। और उस टीम इंडिया का इन्होंने कोई प्रेसिडेंट तक नहीं बना पाए। तो ये स्थिति है, खींचतान ज़्यादा है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। अर्थमेटिक क्या बनाएंगे जब केमिस्ट्री अच्छी नहीं है? इसका मतलब है दोस्तों कि उधर की लड़ाई बहुत गंभीर है। और इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में जब लोगों को संबोधित किया तो ये कहा, और अब तो वो बता रहे हैं खुल करके कि प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है। प्रजातंत्र का मतलब यही ना होता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल।
लेकिन विपक्ष की जो 26 गठबंधन पार्टियां मिली हैं, उनके लिए एक ही मूल मंत्र है, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। तो इस आधार पर आप इस पूरे के पूरे गठबंधन को, इसके नैरेटिव को समझने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर यही कहूँगा दोस्तों कि मोदी को हटाने के नाम पर, अपने परिवार को बचाने के नाम पर, भ्रष्टाचार से खुद को दूर रखने के नाम, दूर रखने का मतलब है उसके चंगुल में जो फंसे हुए हैं, जो उन्होंने पाप किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उससे बचने के लिए ये लोग एक साथ तो आ सकते हैं, ये कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठने की बात आती है तो इनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीयत है और ना ही कोई नेतृत्व है। इनका झगड़ा 2024 तक आते आते इनके स्वार्थ की वजह से बाहर आने वाला है और उस समय आपको समझ में आएगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके आगे पीछे और दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।